ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस एक और बेहतरीन सी सीरीज के साथ, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एनसीईआरटी हाइलाइट्स। और इस एनसीईआरटी हाइलाइट्स में हम पूरी तरीके से आपके चैप्टर्स को क्विक हाइलाइट्स देते हुए चलेंगे, क्या आपके चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हुआ चलूंगा, जिससे आप तुरंत अपनी एनसीईआरटी को आपका रिकैप भी कर लेंगे। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी आपका एनसीईआरटी उठाकर नहीं देखी है, उनको एक बार में आपका समझ में भी आ जाएगा। तो मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त, आपके लिए एनसीईआरटी हाइलाइट्स में पहला चैप्टर जो लेकर आया हूं उसका नाम है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। अब अगर आप इस चैप्टर को देखने चलते हैं तो आपके पास सबसे पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले आप जब पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो पॉपुलेशन से तुम्हारे पास एक नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस पर्टिकुलर आपका जो है जगह से बन सकता है, जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन का सोर्स क्या होता है, पॉपुलेशन आती कहां से है। तो पॉपुलेशन के लिए आपको हमेशा एक सेंसस लगता है। सेंसस क्या होता है? जनगणना के लिए आपका आता है। सबसे पहला सेंसस आपका कब करवाया जाता है? सबसे पहला सेंसस आपका करवाया गया था 1872 में, बट वो एक कंप्लीट सेंसस नहीं था। लॉर्ड मायो ने जब सबसे पहली बार आपका जो है ये शुरुआत की थी तो वो एक कंप्लीट सेंसस नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपका छूट गई थी। तो इसके बाद एक कंप्लीट सेंसस होता है 1881 में, जिसके बाद हम आपका मानते हैं कि एक कंप्लीट सेंसस आपका कंप्लीट हो जाता है। हालांकि हर 10 साल के बाद आपका एक सेंसस होता है, बट इस बार हम सेंसस में आपका चूक चुके हैं। तो सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर से आपका ये याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आप याद रखनी है इस चैप्टर से, ध्यान से देखो। अब इसमें आपका जो दूसरी चीज आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? कितनी पॉपुलेशन एक इलाके में आपका कैटर्ड है, वो कहां कहां तक पॉपुलेशन कितनी है। जैसे एक स्टेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। जबकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्लियर फॉर्मूला होता है। अगर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। तो हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग आपका रिसाइड कर रहे हैं, उससे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिसाइड करने का काम करते हैं। इससे भी आपके कई बार एमसीक्यू आ जाएंगे पेपर के अंदर, आपसे पूछ सकता है कि 2011 के डेटा के हिसाब से भारत की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। तो आपको याद होनी चाहिए 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको डेंसिटी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ ये बढ़ती हुई जा रही है, बढ़ती जा रही है 1951 से, और 382 आपका जो हो गई है अभी यहां पर देखते देखते, पहले 117% हुआ करती थी। सबसे कम डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में होगी, और सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको दिखाई देती है बिहार के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत बार आ जाते हैं, और इनसे ये जो डेटा आपको दे रखे हैं ये काम के हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां पर आती है, तो ये बिहार जो आपको जगह दिखा रखी है यहां पर आती है। इसी से आपके 2011 में भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपका जो पेपर में बना हुआ है वो 2026 के अंदर आपको देखने को मिला है। 2026 में भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको बिहार में मिल जाएगी, और उसके साथ साथ स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आप इस वाले चैप्टर पर जब जाते हैं, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां से आपको दो चीजें याद रखनी है, इनके फॉर्मूले। जैसे कभी कभी वो आपका सीधे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि साइकोलॉजिकल डेंसिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो साइकोलॉजिकल डेंसिटी होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। कितने लोग आपका जो है बेसिकली कल्टीवेशन के अंदर कितना एरिया है, उसको हम कहते हैं आपका जो है साइकोलॉजिकल डेंसिटी। तो जब भी टोटल पॉपुलेशन को नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड कर दोगे तो साइकोलॉजिकल डेंसिटी आ जाएगा। एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है? टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन आपका एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड है, चाहे वो आपका फैमिली मैन है, चाहे वो कोई भी है, और डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। और एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंक्लूड्स, जिसमें आपका क्या क्या आ जाते हैं, कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चर लेबर दोनों आ जाते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है? कितनी आपका पॉपुलेशन ने डबल होने के लिए कितना टाइम लिया है, उसको हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ये तुम्हारा आपका सैंपल पेपर क्वेश्चन का आपका आया था, 2026 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में दे रखा था। इससे सीधे सीधे आपका डेटा उठाकर पूछते हैं कौन से ईयर में आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है, कौन से में पॉजिटिव देखने को मिली है, ये सीधा क्वेश्चन बन जाता है। उसके अलावा अब जो हमारे पास 4 फेजेस हैं, उन 4 फेजेस से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है फेज नंबर 1, जिसमें हम 1901 से 1921 तक के फेज को देखते हैं, जहां पर
इसको हम स्टेगनेंट या स्टेशनरी फेज के नाम से भी जानते हैं। पॉपुलेशन आपका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है और इसमें इवन हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखी है। वो नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको 1911 से 1921 तक देखने को मिलेगी। उसका रीजन क्या है? हमारे पास बहुत अच्छी आपका जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, उसके अलावा आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी, उसके अलावा आपका जो है आपके पास मेडिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, उसके अलावा फूड, शेल्टर, जो बेसिक नेसेसिटी है वो कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से आपका हमारे पास या तो बिल्कुल नेगेटिव की तरफ चली गई है पॉपुलेशन या फिर आपका स्टैग्नेंट देखने को मिली है। दूसरे फेज में स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली है, इंप्रूवमेंट हुई किस किस चीज में? एक तो आपका जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी में अच्छी हुई, सैनिटेशन देश का अच्छा हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, जो कि यहां पर भी अच्छा नहीं था। तीसरा फेज 1951 से और 1981 तक का देखने को मिलता है, जिसमें हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखते हैं। ये वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके जो है सीयूईटी तक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी फेज है जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, तो थर्ड फेज से बात करेंगे। और फेज नंबर 4 जो कि 1981 से और अब तक चल रहा है, इसमें आपका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका जो है ग्रेड डाउन, स्लो डाउन हो गई है। अब यहां से आपके क्या को क्वेश्चन बने हैं, ध्यान से देखो। एक्सप्लेन एनी 5 कॉजेज ऑफ द स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम 1901 टू 1921, या फिर उसके बाद आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रेफर्ड एज स्टैग्नेंट फेज। और फिर सीबीएसई ने 2025 में पूछ लिया कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1921 के हिसाब से एनालाइज कर दीजिए। तो अब 1921 के हिसाब से आपका मैंने बताया कि एक तो नेगेटिव ग्रोथ रेट या फिर आपका जो है पॉपुलेशन स्टैग्नेंट है। सबसे पहले हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट थी। अगर तुम हाई डेथ रेट देख रहे हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए ही बच्चे कर रहे थे लोग। उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी आपका कम थी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब फैसिलिटी कम। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, माल न्यूट्रिशन की कमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका लो हो चुका था वहां पर। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। इन सारी वजहों से आपका जो है बेसिकली यहां पर स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट देखने को मिली है। ऐसा ही क्वेश्चन वो 1951 से 1981 में पूछ सकता है, या फिर वो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पूछ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी हो वो आपको तैयार रहना है उसके लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दिखाऊंगा। अभी एडोलेसेंट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसको हम 10 साल से 19 साल तक की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 से 19 ईयर तक की पॉपुलेशन 20.9% है 2011 के डेटा के हिसाब से, जिसमें मेल एडोलेसेंट आपका 52.7% और फीमेल है 47.3। उसके अलावा एक पॉलिसी आती है नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में आई थी, जिसमें हम होलिस्टिक तरीके से क्या करना चाहते हैं, देश के जो युवा हैं उन युवाओं को आपका जो है बेसिकली आगे लेकर आना चाहते हैं, जिससे वो अपने पूरा पोटेंशियल जान सकें, अपने पोटेंशियल को जानकर अपने लिए आपका कुछ अच्छा कर सके। और हम इसमें एज ग्रुप जोड़ रहे हैं 15 से 29 ईयर्स तक के लोगों को। तो नेशनल यूथ पॉलिसी में हम अपने देश के युवाओं का जो पोटेंशियल है उसको निखारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही 2015 में एक आया था नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट, मतलब लोगों को आपका क्या सिखाना है, लोगों को हमें स्किल सिखानी है। स्किल सिखाकर हम क्या करेंगे, जिससे उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हो सके, जिससे वो आपका जो है बेसिकली बेरोजगारी से बाहर आ सकें। तो ये एक पॉलिसी, ये दोनों आपका काम की हो सकती है। इसके साथ साथ क्वेश्चन देख लो, who are adolescent, why are they considered important in the population, what are their challenges faced by the society in dealing with the adolescent। ये 2025-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। डिस्कस द स्टेटस ऑफ एडोलेसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, ये भी आपको पता हुआ है, चैलेंजेस आ सकते हैं। और एडोलेसेंट पॉपुलेशन का एनालाइज द चैलेंजेस, ये 2025 में आपका क्वेश्चन एक दिखाई दे जाएगा आपको। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन मैंने बता दिया आपको 10 to 19 ईयर, मेल की कितनी है फीमेल की कितनी है दोनों लिखनी है आपको। उसके बाद आपको चैलेंजेस के बारे में बात करनी है, तो चैलेंजेस में अर्ली मैरिज सिस्टम जल्दी हो जाती है, लड़कियों की शादी जल्दी करा देते हैं, इलिटरेसी बहुत है यूथ के अंदर पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए। उसके बाद स्कूल के जो ड्रॉप आउट हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है। उसके साथ साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी आपका ज्यादा होता जा रहा है, और रेट ऑफ HIV एड्स वगैरह आपका जो है ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, नेशनल यूथ पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट 2014 में लॉन्च की गई, ये सीबीएसई 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आपका देख लो, तो अब इससे क्या है, इसमें आपका जो है नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में बताना है, लोगों को आपका यूज करना, लोगों को आपका यूज कैसे करना है, उनके होलिस्टिक व्यू आपका बाहर निकालना है। 15 से 29 ईयर्स तक के आपका लोगों को इसमें ऐड करना है। उसके अलावा विमेन्स और गर्ल चाइल्ड को इंप्रूव करना है, उनको इंपावर करना है, यूथ को हेल्थ केयर फैसिलिटी आपका प्रोवाइड करानी है। ऐसे एक आंसर आपको डिजाइन करना है और ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
समझेंगे। उसके साथ साथ ये जो आपका टेबल है, इस टेबल से आपका बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले फैमिली, सब फैमिली, ब्रांच ग्रुप और स्पीच एरिया दे रखा है। अब अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि फैमिली में सबसे ज्यादा दिखने वाले आपका जो है बेसिकली कौन से है, सबसे ज्यादा कैटेगरी किसकी है, तो इंडो यूरोपियन की है 73%, और सबसे कम कौन से हैं, तो साइनो तिब्बतन है जिनको किराता भी कहा जाता है 0.85। ऑस्ट्रिक निषादा को 1.38 है, ऑस्ट्रिक एशियाटिक और ऑस्ट्रोनेशियन में तोड़ रखा है, मोन खबर मुंडा। उसके साथ साथ इसमें एक आपका मेघालय ग्रुप, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और एक जो आपका ऑस्ट्रोनेशियन है, ये इंडिया के बाहर ही मिलते हैं। द्रविडियन की कोई सब फैमिली नहीं है, ब्रांच 3 तोड़ में तोड़ रखी है, साउथ द्रविडियन, सेंट्रल और नॉर्थ। साउथ वाले प्रॉपर आपका जो है जितनी भी साउथ स्टेट है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, सेंट्रल वाले में आ जाएगा एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और नॉर्थ में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ऐसे ही साइनो तिब्बतन को 2 पार्ट में तोड़ रखा है, तिब्बतो म्यांमारी, साइमीज चाइनीज। उसके साथ साथ इसकी 3 ब्रांचेस है, तिब्बतो हिमालयन, नॉर्थ असम, असम म्यांमारीज, उनके एरिया। इंडो आर्यन, उसको ईरानिक, दार्डिक और इंडो आर्यंस में ये तोड़ दिया। यहां से आपका एक क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है। फिर लास्ट में आपका जो है मैं लेके चलूंगा आपको कहां पर, फिर लास्ट में लेके चलता हूं। अच्छा, ऑक्यूपेशनल कैटेगरी को टोटल 4 पार्ट में तोड़ रखा है। एक है कल्टीवेटर्स, एक है आपके पास एग्रीकल्चर लेबरर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और अदर वर्कर्स। एक प्रोग्राम चलता है, यहां से आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और अगर तुम इस साल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन देखोगे तो यहां से बेसिकली आपका कोई क्वेश्चन ऐसा उठाया नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 क्लास ही पूछ सकते हैं, वो चारों क्लास आपका ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के हिसाब से मैंने यहां पर डिफाइन कर दी है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आपका चल रहा है। जैसे पहले हम क्या करते थे, भ्रूण हत्या कर देते, पेट में ही बच्ची को मार देते थे, उनको बचाना है। और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत हैं आपका मेन और फीमेल के बीच में, उनको कम करना है, उनको आपका जो है बेसिकली आगे निकाल कर लेकर आना है। यूएनडीपी ने इस बात को आपका सराहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, इसलिए हमें सबसे पहले आपका जो है बच्चियों को बचाना है, फिर उसके बाद उनको पढ़ाएंगे तो आपका क्या होंगी, वो बहुत ज्यादा आपका सशक्त बनती जाएंगी। इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन सोशल कैंपेन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो यहां से आप लिख सकते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो आपको इंप्रूव करना है, गर्ल्स एजुकेशन को आपका मोटिवेट करना है, विमेन इंपावरमेंट की तरफ आपको जाना है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज करना है, जिसमें जो चैलेंजेस है हमारे पास, ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रमोट इक्वालिटी। उसके साथ साथ वेलफेयर और मेजर अवेयरनेस भी आपका लोगों के अंदर हमें फैलाती जानी है। तो मेरे हिसाब से पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट को मैंने यहां पर समराइज कर दिया है। क्या क्या पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली बात की है मैंने आपका उन्हीं के ऊपर। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पेज नंबर कौन कौन से है वो भी आपका मैंने मैच कर दिखाए हैं आपको। एनसीईआरटी के कौन से हिस्से से आपके कौन कौन से क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, आपके हाफ ईयरली के लिए, आपके प्री बोर्ड्स के लिए, इनफैक्ट बोर्ड्स में भी आपको जो यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। मैं मिलूंगा आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना क्या ये सीरीज अच्छी लग रही है, या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कोई और क्वेश्चन तुम चाहते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहते हो, तभी मैं आपका कंटिन्यू करूंगा इस चीज को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।